Assalamu alaikum, I'm Junaid Khan. You're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe and make sure to press the bell button. Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. सर्टिफाइड रॉक स्टार है, रॉक स्टार के साथ साथ एक एक्टर पार एक्सीलेंस है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम उनको देख रहे हैं, लेकिन बिलखसूस रमजान में एक नए एवटार में नजर आए हैं और ऐसे एवटार में नजर आए हैं कि आए हैं और छा गए हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ऑफ स्क्रीन भी वो इतने ही शरारती या हंसमुख हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप सबके फेवरेट और मेरे भी, जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। जॉय साहब कैसे? मैं ठीक हूँ खान साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सेट हैं? हाँ बिल्कुल सेट। माशाल्लाह, ये हम तुम आया है और क्या इसकी एक वेव है। विद एवरी पासिंग एपिसोड, पासिंग डे, पीपल आर रियली लविंग इट, एंजॉयिंग इट। और आपका किरदार तो शुरू दिन से ऐसे टिच बटन की तरह जाके सेट हुआ है। क्या फील कर रहे हैं, कैसे जज्बात है? यार जज्बात तो रिलीफ ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा सा मैं शुरू में था हेजिडेंट इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए। कोई डेट्स का भी इशू था, लेकिन दानिश क्योंकि अच्छे दोस्त हैं, दानिश ने भी काफ़ी कन्विंस किया इस चीज़ में और प्रोडक्शन ने भी काफ़ी कन्विंस किया। तो फिर मैंने कहा कि किया जाए। बात यह कि ट्रस्ट हो, जब आपको जब अपने डायरेक्टर पर ट्रस्ट हो, टीम पे ट्रस्ट हो, तो फिर चीज़ अच्छी निकलती है। सो मुझे मेरे जो भी रिजर्वेशंस थे, आई थिंक वो डायरेक्टर ने क्लियर किए और मैं आ गया बीच में। मैं इन रिजर्वेशंस पे भी आता हूँ और ये सारी गेम पे आता हूँ। बट मुझे बताएं जुनैद, ऑफ कोर्स एज अ म्यूजिशियन एंड सिंगर, पीपल हैव नोन यू, देव लव्ड यू और बड़ा जबरदस्त आपका एक करियर है। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, एज एन एक्टर भी आपको माशाल्लाह काम करते हुए अब इट्स बीन अराउंड 10 years। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है कि 10 साल से माशाल्लाह आप एक्टिंग भी अब कर रहे हैं। तो ये वो मोमेंट क्या था जब आपने डिसाइड किया था कि एज एन एक्टर आपने परस्यू करना है अब ये करियर? यार मैं म्यूजिशियन तो था ऑफ कोर्स 2009-10, तो 2002 से 2009-10 म्यूजिक तो चल रहा था ऑफ कोर्स। और कॉल के बाय द वे बड़े मतलब मशहूर गाने और बिल्कुल ऑफ कोर्स। आई थिंक जो आज की जनरेशन है उनको काफी कम पता है, लेकिन ये कि और क्या मतलब उन्हें नहीं पता, उनको बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है। वो अक्सर लोग मुझे एज एन एक्टर जानते हैं, बट I've lived that life. Really? You guys don't know Call? Yeah, most of them do not. So वो आप नीचे डाल दीजिएगा कुछ लिंक। Seriously? Really? This shocking. I think I don't blame them, क्योंकि वो एक जनरेशन बीच में एक ऐसी गैप आया जो कि मुल्क के हालात ऐसे थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं हुए। सो उसके बाद जो वो एक टोटली जनरेशन चेंज हो गई और म्यूजिक की भी डायमेंशन चेंज हो गई। सो इसलिए अब जो नई न्यू ऑब्वियसली जो हाँ ऑफ कोर्स क्या कहते हैं उनको जो 2000 में पैदा हुए, Gen Z वो हां Z तो भी आगे निकल गया। अच्छा हाँ, जेडे Z है मेरे ख्याल में, Gen Z है मेरे ख्याल में कुछ, बिकॉज़ we've तो grown up on not that you were no I know मुझे वाकई कभी-कभी मैं रियलाइज नहीं करता ऑफ कोर्स, लेकिन I've been in the field for a while। हो गए काफी साल, 20 साल तो हो ही गए मुझे लगता है इस फील्ड में। और यस, लॉन्गेस्ट एज ए म्यूजिशियन। तो आप सवाल क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा था कि लोगों को कॉल का नहीं पता। नहीं, आप एक्टिंग की जर्नी की बात कर रहे थे। आपने कब डिसाइड किया कि आपने एज एन एक्टर इस प्रोफेशन को परस्यू करना? सो देखिए, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का काम है एक्सप्रेस करना, और मैं म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर ही रहा था। सो मुझे थिएटर का शौक था, एक्टिंग का कुछ हल्का फुल्का शौक था, कीड़ा था अंदर। थिएटर मैंने कुछ किया, एक हद तक छोटे लेवल पे थिएटर कॉलेज में किया, दोस्तों के साथ की। एक होता था लाहौर में जो है वो हमरा ओपन एयर का छोटा सा हॉल नंबर 2 शायद हॉल था, छोटा वाला, वहाँ थिएटर बहुत हुआ करता था उस जमाने में। सो उसमें ही पार्टिसिपेट किया मैंने। सो एक था अंदर एक, बट वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं म्यूजिक में इतना ऑक्यूपाइड था, मैं नौकरी भी कर रहा था उस जमाने में। अच्छा। सो मैं इतना ऑक्यूपाइड था। आफ्टर माय इंजीनियरिंग, माय एमबीए, मैं 9 to 5 में इतना बिजी था। सो इंजीनियरिंग यूटी से मैंने की थी, फिर एमबीए किया था लाहौर से। मैं फिर काफ़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल में जॉब भी कर रहा था, एज अ वाइट कॉलर जॉब भी कर रहा था, साथ में म्यूजिशियन। डे में वाइट कॉलर, रात में एक रॉक स्टार। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो 2010 में फिर मैं डे जॉब कर रहा था, बट मेरा वो बड़ा मैं डिवाइडेड सा फील कर रहा था, बिकॉज एक तरफ म्यूजिक था, एक तरफ वो एक वाइट कॉलर, वहाँ बॉस की सुननी पड़ती थी, यहाँ पे मैं खुद बॉस था। तो एक बड़ा पर्सनैलिटी से क्लैश जो था ना, मुझे फील होता था। सो फिर मुझे चैनल्स की तरफ से ऑफर्स आ रही थी टेलीविजन की 2010 में। आप परसू नहीं कर रहे थे, खुद ही ऑफर्स मुझे आ रही थी, ऑफ कोर्स मुझे आ रही थी। तो मैंने कहा कि अगर मैं फील्ड में आना है तो किसी प्रॉपर कैरेक्टर मुझे ऑफर होता है तो आता, तो मैं एंटर होऊंगा। तो फिर मुझे MD प्रोडक्शंस की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया जो कि
नो सॉरी, पहले लाहौर में मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे जवाद बशीर है हमारे लाहौर के बिल्कुल डायरेक्टर, ऑफ कोर्स। सो उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी, हो जाने दे। हम्म वो एक आइसक्रीम ब्रांड की एक प्रमोशनल वीडियो थी, सो वो मैंने की। तो उसमें कुछ एक्टिंग का हल्का फुल्का शॉट्स थे, कुछ इमोशन देने थे। तो जवाद ने मुझे देखा, उसने कहा कि तू तो एक्टिंग कर लेता है, तो तू करेगा एक प्रोजेक्ट। मैंने कहा कहाँ पे है? मैंने कहा लाहौर में। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो जवाद ने कहा कि ये तो है भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सिंगर की कहानी है, छोटी मोटी एक सिटकॉम सा है, वो भी हम टीवी का ही सिटकॉम था, 20 मिनट स्लॉट का। सो कभी ना कभी उसका नाम था। सो वो मैंने किया, वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर एक और जवाद का प्रोजेक्ट था, वो मैंने किया। फिर मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई कराची से। एमजी प्रोडक्शन से एक ऑफ़र आई, और जब एक रीजनेबल सी ऑफ़र आई तो फिर मैंने एक्सेप्ट की। वो एक प्रोजेक्ट था जो कि आबिस रजा इसके डायरेक्टर थे, उसमें मेरे ऑपोजिट कोमल रिजवी थी, बब्रिक शाह था। वो किया। फिर हम टीवी ने उसके बाद बैक टू बैक मुझे प्रोजेक्ट्स देने शुरू कर दिए। फिर आई गॉट टू कंफर्टेबल विद टेलीविजन। फिर आई मेड द मूव कि यार मैं अब कराची आके सेटल हो जाता हूँ। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा था कि यार कराची लाहौर पोल्स अपार्ट। बट ये मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स अगर आप उस वक्त तक म्यूजिक को परस्यू कर रहे थे, तो वो एक बड़ा आई एम श्योर कि वाज यू नो अ पैशन। सो वो पैशन को स्विच करना, कि ऑब्वियसली व्हेन यू बिकेम ऑक्यूपाइड विद एक्टिंग, तो म्यूजिक को आप उस तरह से शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, परस्यू नहीं कर पाए जैसे आप कर पाते अगर आप सोली म्यूजिक के ऊपर फोकस कर रहे होते। तो वो होता नहीं है कुछ लोगों को जो बहुत पैशनेट होते हैं एक चीज के बारे में, देन दे मिस इट कि यार कि मैं वो नहीं कर रहा, एंड यू नो एक्टिंग की तरफ आप चले गए, तो वो आपको विड्रॉल सिम्टम्स या वो नहीं फील हुआ कुछ? नहीं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था थ्रू टेलीविजन एज वेल। ठीक है, म्यूजिक के बारे में मैं कभी भी हाफ हार्टेड नहीं था। मैंने कभी म्यूजिक को हाफ हार्टेड नहीं किया कि यार 2 महीने बाद एक गाना निकालना है तो अब क्या करें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा था। म्यूजिक मैंने तभी किया जब दिल से निकला, और अब था कि यार इसको निकालना है, ये होना चाहिए गाना, तो तभी किया। और एक वही पॉइंट जब आया था 2009-10, जब ओवरऑल मुल्क के हालात म्यूजिकली बड़े पीछे हटे हुए थे, तो उस वक्त वो फील नहीं आया कि यार इस वक्त अपना, मैं अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दिल के, जो मेरा गाना है, इसको मैं अभी रिलीज करूंगा तो शायद कोई सुने ना, ये पहुंचेगा ही नहीं वो गाना। तो एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका मैसेज पहुंचे, या उसके गाने को वो माइलेज मिले, उसके गाने को रीच मिले, उसका मैसेज जो था वो आगे जाए। सो उस वक्त इसलिए ऑफ कोर्स म्यूजिक बैक एंड पे चला गया, नॉट जस्ट फॉर मी बट आई थिंक मेजॉरिटी म्यूजिशियंस जो पाकिस्तान में थे सबके लिए वो पीछे चला गया। सो बट एक टेलीविजन का मीडियम मुझे मिला जहाँ पे एज एन आर्टिस्ट आई कुड एक्सप्लोर माई सेल्फ, तो फिर मैं उसमें इन्वॉल्व होता शुरू हो गया। म्यूजिक बीच में मैंने कम किया, कुछ टेलीविजन की OSTs भी किए, फिर कॉल के साथ भी हमने काफ़ी परफॉर्मेंसेस शुरू की। सो वो एक हद तक वो चीज़ पूरी हो रही थी। फिर अब क्योंकि म्यूजिक ओवरऑल जब से स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आया तो ओवरऑल एक बूम आया म्यूजिक का दोबारा। आई थिंक अब आर्टिस्ट और कंफर्टेबल हो गए हैं, डिजिटल एक एज आ गई है जब यूट्यूब भी आप पे मोनेटाइज हो गया, ब्रांड्स ने बड़ा उसको सपोर्ट करना शुरू किया। ब्रांड्स तो आई थिंक लकीली ब्रांड्स वर सपोर्टिंग थ्रू आउट दिस टाइम। आई थिंक कोक स्टूडियो वाज सब बीच में चल रहा था, पेप्सी भी बीच में कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है, नेस्कैफे बेसमेंट भी था, तो आई थिंक वो भी सपोर्ट बीच में चल रही थी म्यूजिक को। बट अब एक प्रॉपर पुश मिला है म्यूजिक को दोबारा। तो अब आप स्विच करने का तो नहीं सोच? स्विच बिल्कुल भी नहीं, स्विच नहीं, आई थिंक वो मूड की बात है। बीच में खुदा और मोहब्बत जब खत्म हो रहा था शूट, तो उस वक्त मुझे हुआ कि यार अब थोड़ा सा मुझे ये करके साइड पे ये इसको चीज़ों को निकालना चाहिए, बिकॉज इतने आइडियाज जो थे जो अंदर मेरे फंसे हुए थे, म्यूजिकली आइडियाज फंसे हुए थे, तो मैंने कहा कि अब टाइम भी है, अब ऑफ कोर्स म्यूजिकली एक डिजिटल भी एक वो रेवोल्यूशन भी आ गया है जब आपका म्यूजिक की रीच है। सो मैंने कहा अब जो अपने आइडियाज को मुझे अब पिटारी से निकालने चाहिए। सो खुदा और मोहब्बत के बाद मैंने को 2 महीने का गैप लिया, 2 महीने का आए स्टूडियो में, आए सैट डाउन, गाना रिलीज़ किया मैंने तकदीर के नाम से, जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ पे गाना था। उसके बाद एक जीने का चस्का गाना रिलीज़ किया 1-2 महीने पहले, जो कि वाज अबाउट लाइफ, लिविंग इन द मोमेंट। और अब एक और गाने पे अभी बात हो रही है, शूट भी हो गया, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में, ठीक है, जो रिलीज़ के पास जाएगा। ठीक है। सो बट ये है कि हाँ, साथ साथ में म्यूज़िक भी चल रहा है और साथ साथ में एक्टिंग भी चल रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी इंट्रीग करती है म्यूजिशियंस के बारे में, हु बिकम एक्टर्स, उनकी परफॉर्मेंस में ना एक विजिबल आपको नजर आता है कि कुछ है एज ओवर द अदर एक्टर्स। अच्छा, सो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ म्यूजिशियन और एज अ सिंगर आप you're expressing emotion, right? हर तरह के गाने में हर तरह का इमोशन आप एक्सप्रेस करते करते आई थिंक
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डज दैट हेल्प कि यार वो गानों की वजह से आपकी जो डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स वो भी बेहतर हो जाती है? कह सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह वो कहते हैं ना कि रेडियो का आर्टिस्ट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग बोल जाता है, क्योंकि उसकी वो बनी होती है। म्यूजिक में भी कुछ हद तक कह सकते हैं आप, क्योंकि एक म्यूजिक की भी, म्यूजिशियन की एक सेंस ऑफ बीट होती है, उसकी भी एक लय होती है, गाने में भी बीट की सेंस होती है। सो डायलॉग डिलीवरी भी एक तरह से एक बीट और मेलोडी का ही एक मिलन है। तो म्यूजिशियन को एक हद तक एज हो जाती है। बट आई थिंक आप शायद जिस बारे में बात करें, आई थिंक दैट्स अबाउट म्यूजिशियन ज्यादा अवेयर नहीं होता इमोशंस के बारे में, एक जो ये तो लाइन में इमोशन होता है। हाँ, दैट्स ट्रू। आर्टिस्ट वैसे एक इमोशनल आदमी होता है, और म्यूजिशियन सर बहुत सारे जो एक्टर आर्टिस्ट होते हैं ना वो लाइन बोल जाते वो हैं। नहीं, you're right कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि शायद उस तरह आर्टिस्ट नहीं होते। लेकिन म्यूजिशियन तो होता ही होता है आर्टिस्ट, बिकॉज उसका काम वो विदाउट इमोशन बन नहीं सकता। ऐसे खड़ा होके कोई गाना नहीं बना सकता है, गाना गा नहीं सकता। यू नीड टू हैव एक डेप्थ होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अंदर। सो मे बी यस, वो शायद डेप्थ ऑडियंस को नजर आती है। वो आती है। कमिंग टू हम तुम नाउ, जब ये आया आपके पास प्रोजेक्ट और आपको पता लगा यार ये रमजान ड्रामा है, तो इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन था कि रमज़ान के ड्रामे आजकल इज़ अ न्यू थिंग, और रमज़ान के ड्रामे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। एक तरह से ये था कि हाँ अच्छी बात भी है, और एक तरह से था कि हाँ ये थोड़ी सी नर्वस करने वाली बात भी है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड बहुत व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है। सो इफ़ आई शुड डू इट, कि ये कैरेक्टर, मतलब ये तो अच्छी बात है कि अगर वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप है तो। आई नो, लेकिन कॉमेडी, मैं कॉमेडी में कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन फिर मुझे था कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हैं सोचने के लिए कि ऑफ कोर्स एक आप चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कन्विंसिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो मुझे सबसे कन्विंसिंग पॉइंट ये थी वो द डायरेक्टर, क्योंकि आई नो कि दानिश नवाज की सेंस जो है, द गुड थिंग अबाउट दानिश नवाज इज कि उसकी जो ऑडियंस की सेंस है इज वेरी स्ट्रांग। यानी कि उनकी चीज़ से जो निकलती है वो आप ये नहीं कह सकते कि किसी को ऑब्जेक्शन होगी। हर कैटेगरी की जो ऑडियंस है वो कहेगी हाँ ये ठीक, ये सही है, क्योंकि वो एक उसमें सेंस होती है। सो वो कहते हैं ना कि अवाम का जो लीडर है वो अवामी होना चाहिए, तब अवाम उससे रिलेट करती है। तो दानिश के भी जो है वो बड़े, क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी अवामी काइंड ऑफ अ पर्सन, सो ही नोज व्हाट द ऑडियंस वांट्स। सो प्लस कॉमेडी इटसेल्फ, तो क्योंकि खुद भी एक कॉमेडी से ताल्लुक रखता है दानिश। सो मुझे था कि यार दानिश जो है इस प्रोजेक्ट में अगर है तो आई कैन ट्रस्ट हिम, एंड आई एम ग्लैड कि द ट्रस्ट पेड ऑफ। तो जो आप कह रहे थे कि कोई रिजर्वेशन थी जिनको एड्रेस किया गया, तो वो क्या थी? छोड़े यार। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एड्रेस हो गई। बिल्कुल हाँ, और आई एम ग्रेटफुल टू द प्रोडक्शन हाउस कि उन्होंने सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, और वो चीज़ आपके सामने। आई एम ग्लैड कि द प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा हुआ। प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने बारे में एक्चुअली बड़ा कभी भी टेलीविजन को बड़ा उस तरह सीरियसली लेता हूँ। ऑफ कोर्स आई टेक माय वर्क सीरियसली, लेकिन मैं कभी भी उस तरह वो नहीं होता ज़्यादा कि आई डोंट ओवरथिंक एज मच। एक हद तक एकदम मैंने ऑफ कोर्स मैंने सोचा था कि आई शुड डू इट और नॉट, लेकिन फिर मैं उतना एग्रेसिव नहीं हो जाता कि यार ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया, या फिर ये मैंने क्यों किया, अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मुझे था कि द डायरेक्टर इज गुड, मुझे था द राइटर इज गुड, द प्रोडक्शन हाउस इज गुड, द चैनल इज देयर, द कास्ट इज देयर, आई जस्ट नीड टू बी माई सेल्फ। और किस तरह इस कैरेक्टर को री इन्वेंट कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट एक हद तक लिखी हुई थी। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में द क्रेडिट गोज आउट टू साइमा अकरम कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं उनको इतना अच्छे तरीके से लिखा। बड़े डिस्टिंक्ट हैं सारे कैरेक्टर्स, उनकी नीटिंग बड़ी अच्छी है, और जो फ्लो है स्टोरी का वो बड़ा स्मूथ है। बाकी काम है डायरेक्टर का और एक्टर्स का, उन्होंने कैसे इस चीज़ को निकालना है। जो सरमद का कैरेक्टर था वो बड़ी सीधा सा कैरेक्टर था। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा कॉमिक देखते भी उसके अंदर तो वो स्क्रिप्ट में नहीं है। अच्छा हाँ, स्क्रिप्ट बड़ी सीधी है। जिस तरह अगर आपने बाकी ड्रामे भी देख रहे हैं, सो मुझे कहीं से पता भी चला था कि शायद बाकी ड्रामे भी जो रमज़ान के हैं वो बड़ी सीधे लिखे हुए थे। वो शूट पे आके उनको इम्प्रोवाइज करके ऐसा बनाया गया, या अगर वो लाउड हैं तो वो लाउड स्क्रिप्ट में लाउड नहीं थे, प्रॉब्ली वो लाउड बनाए गए हैं। अच्छा। सो इसमें भी जो था वो कैरेक्टर, सरमद का कैरेक्टर वेरी फेयरली सिंपल, सीधा सीधा कैरेक्टर था। और पहले दिन जब मैं डिस्कस कर रहा था दानिश के साथ, तो दानिश ने कहा कि नहीं इसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर लाना है,
बिकॉज ऑफ कोर्स एक रमज़ान का जो है सीरियल का भी एक एलिमेंट है, एंड ऑफ कोर्स दिस हैज़ टू बी कॉमेडी भी होनी चाहिए इसमें, सो वी हैव टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट ना, इसको हमने एक लेवल अप करना है। सो वहाँ पे मुझे अपना थोड़ा सा ह्यूमर का एलिमेंट लाना पड़ा, वो जो ह्यूमर की चीज़ें ऐड करनी पड़ी। अच्छा, अब इसमें एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर ये सीधा था तो what was the idea, how would it have been entertaining? Because the thing about सरमद, दो चीजें मुझे जो फील होती हैं, एक तो ये कि सरमद इज वेरी रिलेटेबल, और आपको याद होगा प्रोमो जब आया था, हम मिले थे, मैंने आपको कहा था कि मुझे बड़ी मजे की वाइब्स आ रहे हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम ग्लैड कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उस पे सरमद पूरा होता है। मजे का आपको क्या लगा कैरेक्टर में? अब इट्स जस्ट द फैक्ट कि इट्स whatever he does is relatable. It's like यार I would probably do the same thing. Okay. अगर आप उसकी अगर आपकी कोर की बात करते हैं, अगर उसकी नेचर की बात करते हैं या उसकी आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, that was scripted of course. वो कैरेक्टर स्केच किया, अगर वो बाप की इज्जत करता है of course वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अगर वो स्वीट है, घर में केयरिंग है, तो वो कैरेक्टर का हिस्सा है। जो चीज़ें एडिशन थी, वो जो सेंस ऑफ विट है वो डाला गया बीच में, कॉमिक की चीज़ें डाली गई बीच में, वो एक एडिशन था जो कि शायद उसको, या फिर रोमांस की कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी एक्सटेंड की गई, वो चीज़ें डाली गई। सो ये एडिशन थी जो कि उसको थोड़ा सा एक लेवल अप करके हमने। आपकी नज़र में सरमद क्यों रिलेटेबल है ऑडियंस के साथ? बिकॉज यूनानिमसली, एंड आई एम श्योर आपको फीडबैक आ ही रहा है पहले दिन से। रिलेटेबल क्या लाइकेबल? आई थिंक इट्स रिलेटेबल भी है और लाइकेबल, दोनों चीजें हैं। रिलेटेबल है इसलिए लाइकेबल है ना। अगर रिलेटेबल इन द सेंस आल्सो दैट you know his actions make complete sense. So sometimes we watch certain characters on TV, you like, you know, I cannot relate with this person's actions, this character's actions, I don't understand, this character is not making sense to me. But with Sarmad, whatever he does makes sense, so you relate with him and you say कि okay, you know, in this situation if he's doing the mere fact के वो जब पूरी बात होती है घर नाम करने वाली, अगले दिन वो जाके माहा को बता देता है कि हमारा घर जो है वो हमारे खुद के नाम नहीं है, हमारी जो रेस्टोरेंट है उसका हमने लोन लिया हुआ है और वो हमारे अपने प्रॉपर्टी भी हमारे नाम पे, स्टफ लाइक दैट, यू नो, व्हेन ही डज दैट। और फिर द फैक्ट कि एक लड़की से वो प्यार करता है लेकिन कभी भी उसने ओवर्टली जाके उसको मतलब जाके यू नो लाइन नहीं क्रॉस की, हमेशा अपनी लाइन में रहा। तो ये सारी चीजें मेक्स हिम वेरी रिलेटेबल, देन ऑफ कोर्स लाइकेबल। तो आप नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से, और ये चीज़ें जो हैं ये वही लाइकेबल भी हैं एंड ऑफ कोर्स रिलेटेबल भी हैं, बिकॉज हम जो बंदे कहते हैं कि यार ये देखो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, वो भी रिलेट करते हैं कि यार बंदे भी कहते हैं हमें ऐसा होना चाहिए, हमें इस हद तक कंप्लीट होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें फेयर होना चाहिए, हमें रोमांटिक होना चाहिए। फ्रॉम एन औरत पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव, उनको भी इस तरह की एक आदमी चाहिए जो कि इतना ऑनेस्ट हो, इतना केयरिंग हो, ओवरली लविंग हो। सो आई थिंक वो एक हमारी मर्दों की और औरतों की फैंटेसी मिलके ऐसे हुई है। हाँ। एक स्वीट सा हीरो जो कि खाना भी बना रहा है, हाँ, शेफ भी है, हाँ, घर में भी सबको खिला रहा है, अभी जो कि अक्सर मर्द जो घर में होते हैं लेकिन वो शर्मिंदा, जो शाय होते हैं ये बताने के लिए कि मैं घर में काम करता हूँ। हाँ। अक्सर मर्द घर में काम करते हैं लेकिन वो इतना अक्सर तो नहीं करते, लेकिन चले एक कैटेगरी करते हैं, क्वेश्चन है मर्दों की जो करते हैं जो शायद कंफर्टेबल नहीं होते कि नहीं यार मैं तो घर में आता नहीं, लेकिन कुछ हैं जो कि कंफर्टेबली होते हैं कि हाँ यार करते हैं। और मैं खुद भी बोलता हूँ कि हाँ यार मैं घर में काम कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, शर्म आती घर में काम करने में, चीजें उठाने में। असल में आप बना लेते हैं चीजें? वैसे बिल्कुल बना लेता हूँ मैं असल में। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि ये बच्चा जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है। ये बचपन से ऐसा होता था कि ये जाता था किचन में अंडा अपना तल के और अपना टोस्ट वोस्ट बना के खुद ही ट्रे में ला के टेबल पे खा कू के वापस बर्तन मार के धो के खत्म। अच्छा। सो ये सेल्फ सफिशिएंट बच्चा है जी हमारे घर में, इसकी कोई नखरे नहीं है, ये अपना खुद ही करता है, खुद ही चलाता है। सो मैं बचपन से था सेल्फ सफिशिएंट कि मैंने कभी भी मेरे अंदर वो नहीं था कि यार मुझे वो चाहिए या मेरे पाँव दबाओ या मेरा आज ये नहीं है, खुद भाई। तो घर वाले तो माशाल्लाह सारे बड़े खुश कि यार ये बंदा ठीक है। हाँ नहीं, बेगम कई बार मुझे कहती है कि इस तरह की बातें ना करना कि टीवी पे जाके वरना लोग कहेंगे मैं काम नहीं करती। सो मैं कहता नहीं यार घर में हेल्प करने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो हाँ ये कुछ हद तक ट्रेड्स जो हैं ये मेरे अंदर भी हैं। सो यूड से कि सरमद काफी हद तक, क्योंकि जैसे हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, यू गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इन योर रियल लाइफ एज वेल, और आप एक
शुगल हंसी मजाक आपका एक वो है, आप करते हैं, और ऊपर से मतलब सुगड़ भी माशाल्लाह आप हैं असल जिंदगी में भी काफी, तो इसका मतलब है कि काफी आपने जुनैद को लैंड किया है सरमद को। काफी हद तक। वही बात है, इस ड्रामे का मुझे वाकई नहीं पता चला कब शुरू है कब खत्म हो रहा है, क्योंकि इस पे सेट पे आते हैं और आराम से अपना शुगल करते हैं, लाइंस बोलते हैं और चले जाते हैं। जो प्रेशर है वो डायरेक्टर पे है और प्रोडक्शन हाउस पे कि उन्होंने प्रोजेक्ट को रैप अप करना था विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, सो वो प्रेशर था डायरेक्टर पे। बट एज एन एक्टर आई वाज वेरी कंफर्टेबल बीइंग सरमद, कमिंग ऑन सेट एंड शूटिंग एंड गोइंग होम। मैं जैसे आपसे पूछ रहा था ऑफ कैमरा कि एक जो रमजान ड्रामा, राइटली यू आल्सो पॉइंट दैट आउट, उसकी एक अलग ऑडियंस है, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल भी लोग बड़ा ना फोकस के साथ देखते हैं, स्पेशली अगर हम टीवी को रमजान ड्रामा लेके आए, बिकॉज दे हैव सेट द प्रेसिडेंट। आपने सुनो चंदा से वो सेट किया। हम तुम के बाद आपको कोई बदलाव नजर आया अपनी फैन फॉलोइंग में या अपने रिएक्शन में जो आपको यूजुअली प्रोजेक्ट्स के बाद मिलता है? ऑडियंस तो आई थिंक वही है हमारी, हम टीवी की ऑडियंस भी वही है। आई थिंक इंटरनेशनल लोकल तो सब लोग ड्रामे देखते हैं। आई थिंक जो चेंज आया वो परसेप्शन आया मेरा लोगों पे। लोग मुझे इमेजिन नहीं कर सकते थे इस तरह कि मैं इस तरह का कैरेक्टर करूँगा ऑन स्क्रीन। हालांकि मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि मैंने फिल्म में किया था, लेकिन अक्सर लोगों ने फिल्म नहीं देखी ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो लोगों के लिए टेलीविजन में, बिकॉज टेलीविजन की रीच ज़्यादा है, सो लोगों ने यहाँ पे आके देखा कि ये इस किस्म के कैरेक्टर्स भी करता है। मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि जब कास्टिंग हुई थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था यार मतलब क्या जुनैद से आप सीरियस मतलब कॉमेडी करा रहे हैं आप, ये क्या चक्कर है? आपने जुनैद ले लिया जिसने कभी कॉमेडी नहीं की, आपने आहद ले लिया जिसने कॉमेडी नहीं की, आपने सारा ले लिया जिसने कभी कॉमेडी नहीं की, ये अब क्या कर रहे हैं आप? कैसे कॉमेडी, आप रमजान सीरियल कैसे बना रहे हैं? तो वही बात है, आई थिंक यू नीड द राइट टीम, यू नीड द राइट पीपल, यू नीड द राइट डायरेक्टर, जो कि आपके अंदर से चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये इसके अंदर ये मटेरियल है, और फिर उसमें से निकालता है। So as far as the feedback is concerned, आपको जो अब माशाल्लाह now we're at I think the 22nd episode, 22 किस्तें हो गई हैं, जो फीडबैक आया सबसे ज्यादा आपको मजे की चीज क्या लगी है रिएक्शन में? मुझे एक्चुअली वो जो कॉमेडी के जो सीन्स हैं और जो रोमांटिक सीन्स हैं, जो हमारी सटल कॉमेडी है, वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ऑफ कोर्स जो सटल बीच में कुछ लाइंस, बीच में 5 लाइंस आती हैं, वो लोगों को बड़ी अच्छी लग रही हैं। सो आई एम एंजॉयिंग द रिएक्शंस जो लोग बीच बीच में दे रहे हैं। हम तो सीन्स करते थे तो हम तो शुगल में बीच में 5 लाइंस मार देते थे, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो है कि लोगों को वो अच्छी लग रही हैं चीज़ें। आई थिंक शुरू दिन से आपकी और सारा की केमिस्ट्री लोगों को बड़ा इम्प्रेस किया। वेल सारा जो है वो शी इज अ लवली पर्सन टू वर्क विद। मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर भी चुका हूँ सारा के साथ, ऑफ कोर्स आई हैव नोन हर, और सो या तो वो प्रॉब्ली एक डायनामिक्स है कि लोगों ने फर्स्ट देखा है हम दोनों को ऑन स्क्रीन, सो पीपल वाज आल्सो रिसेप्टिव ऑफ आवर कपल, एंड ऑफ कोर्स हमने जो सीन्स जब हमने जो क्रिएट किए तो वो भी लोगों को पसंद आए। कुछ चीज़ें थी जो लाइन्स थी, डायलॉग से वो लोगों को अच्छे लगे हमारी, तो वो आई थिंक इट्स ऑल एक्शन रिएक्शन। इतने वो फन मोमेंट से व्हेन शी कॉल्स यू सरमद भाई सरमद सुल्तान नाम है मेरा, एक जगह मैंने कहा खुसट भी ला लेना पूरा हो जाएगा सरमद सुल्तान खुसट। इट्स बीन वेरी एंजॉयबल, बट tell me something about the madness of doing a Ramzan drama. Also because you guys are shooting now, and you still are shooting. It's the 24th of Ramzan today. तो क्या सीन है ये, क्यों, मतलब क्या सीन है? बिल्कुल it's crazy कि आपको हमारे पास डेडलाइन भी है, of course you have to complete the project within time, on air भी हुआ है, and of course आपको scenes बनाने भी हैं, क्रिएट भी करने हैं। डायरेक्टर भी हमारा ऐसा नहीं है कि वो जाने दे किसी चीज़ को, सो उसने हमसे वो मीट भी निकालना है, सो एक चैलेंज है, लेकिन आई थिंक वो एक अच्छा सा एक प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर जब क्रिएट हुआ हो, सो स्पेशली विद रमज़ान सीरियल जो प्रो बात ही होती है, जो फ़ायदे की बात होती है कि एवरीबडी इज हैविंग फन, इट्स ऑल अ फेस्टिव मूड बना होता है, सेट पे भी वही माहौल होता है, बना होता है, बिल्कुल एक बना होता है, शुगल सा माहौल बना होता है, और उसी में ही जब आप कर रहे होते हो काम, शुगल भी है, आपने वही चीज़ इम्प्लीमेंट भी करनी है, या तो नहीं आप शुगल कर रहे हो एकदम आप सीरियस हो गए, आप सीरियस डायलॉग मारे, नहीं, आपने वही चीज़ें आपने सीन्स में भी लेके आनी है। सो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना होता है। सो एज एक्टर्स तो वी आर वेरी कंफर्टेबल शूटिंग द सीन्स। यस, एक होता है जल्दी करना है या टाइमली करना है, कभी कभार पैनिक हो जाते हैं आप कि यार अच्छा लाइंस भी याद करनी है, जल्दी होना है, टाइम भी जा रहा है, लाइट जा रही है, लेकिन हमने
आई थिंक कर ही लिए कुछ। तो अपने को स्टार्स के बारे में कुछ बताएं। आहद हैं आपके साथ, सारा की तो आपने तारीफ की, हाँ। रमशा के साथ भी आपके सीन हैं। फरहान अली आगा इज द फनीएस्ट मैन, ही इज सो फनी। वही कह रहा हूँ ना कि आप हर एक इंसान के अंदर होता है, वो आपको निकालने की वो देर होती है, और आपको वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो लोग चाहिए होते हैं। तो फरहान जो है वो एक वैसे तो फुल एक आपको पाकिस्तान के टॉम क्रूज टाइप नहीं, फुल एक सुपर हीरो टाइप जो कैप्टन अमेरिका हाँ टाइप। कैप्टन अमेरिका टाइप आदमी है, लेकिन उनके अंदर ही है एक कॉमिक आदमी जो कि सीन में ऐसा निकलता है ऐसा मजेदार निकलता है एवरी कैरेक्टर। चलो स्टार्ट लीड से कर लेते हैं। आपके जो आहद है, इज अ वंडरफुल बॉय, इज अ वंडरफुल बॉय, वेरी स्वीट बॉय और वेरी कोऑपरेटिव। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि तंग करते हैं सेट पे आके, जो कि टैंट्रम्स थ्रो करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू लुक इम्पोर्टेंट। या तो आप इनपुट अच्छा दे रहे हो, इनपुट भी अच्छा नहीं देते, लेकिन टैंट्रम भी थ्रो कर रहे थे जस्ट टू लुक इम्पोर्टेंट। बट ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल बॉय। सीन में वेरी प्रोएक्टिव, ही इम्प्रोवाइजेज अ लॉट। जिसने सीन्स आपने देखे, ही इज एक्चुअली अ डिफरेंट साइड ऑफ, पीपल हैव सीन अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम टू। इम्प्रोवाइज अच्छा करता है और बहुत घुस जाता है सीन के अंदर, आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है, वेरी डाउन टू अर्थ। That's what I really like about him. He's a very down to earth boy, और very proactive, very hard working. So उसके साथ सीन्स बनाने में बड़ा मजा आया। जो भाइयों के हमारे सीन्स थे, वो कभी भी ना ऐसे बनते अगर आपके साथ कोई एक अच्छा प्रोडक्टिव एक्टर ना हो, कोऑपरेटिव एक्टर ना हो। ये सारे सीन्स बनते ही तब है जब आपकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही हो। सो उसको जाता है क्रेडिट कि जो भाई वाले सीन हमने बैठ के क्रिएट किए। रमशा के साथ ही मैंने काम किया हुआ है, और रमशा असल में भी थोड़ी सी कुछ इस टाइप की है सो उसको सूट किया बहुत ही कैरेक्टर। और शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, वेरी नो टैंट्रम, काम, जॉली। सेट पे जहाँ पे लड़कियों की आपस में बन जाए, वो सेट बहुत कंफर्टेबल होता है। तो टैंट्रम्स थ्रो करने वाला था ही नहीं कोई फिर? कोई नहीं था। तुसी भी नहीं थ्रो कीते? नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूँ ना, मैं तो मूर्ति हूँ हाँ। टैंट्रम ना थ्रो करने की। That's true. मेरी तो हाँ मुजस्मा बन जाएगा मेरा कि यार टैंट्रम इसको देखो, टैंट्रम थ्रो नहीं करता। सो वो कोई भी नहीं। और आई थिंक जब आपको एटमोस्फेयर ऐसा बन जाए ना, तो फिर कोई टैंट्रम थ्रो करने वाला भी है ना, वो भी जरा कहता नहीं भैया ये टाइम नहीं है टैंट्रम थ्रो करने का। यहाँ पे सब जो है वो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत घुसे हुए हैं सीन्स के अंदर। मेरी अम्मी जो मुनज़्ज़ा आरिफ हैं बहुत स्वीट हैं, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। नानी जो उज़मा, वो खुद एक लाउड सी पर्सनैलिटी है, वो नहीं चुप नहीं बैठ सकती। सो उनको भी कैरेक्टर बड़ा अच्छा मिला। और मैं किसको, दद्दू हमारे जो है वो मोहम्मद अहमद साहब, वैसे भी इतने सीरियस कैरेक्टर करते हैं। वो कौन कह रहा था कि हर सीरियल में उनको बेचारों को उनकी मैयत हो जाती है हर सीरियल में। सो उनके अंदर भी बड़ा एक जॉली किस्म का आदमी जो कि हम देखते हैं। सो आई थिंक ये इस प्रोजेक्ट में जो अंदर के सबके जो है ना एक वो मस्खरे, वो सब ने निकाले हैं बाहर सेट के ऊपर। वो मेमोरेबल डे ऑफ शूट या मेमोरेबल मोमेंट क्या था जो बड़ा, मतलब लुकिंग बैक आपको लगा यार ये इस दिन बड़ा मजा आया सेट के ऊपर? एवरी डे, आई थिंक हर दिन, हम कोई भी दिन हमारा बोरिंग नहीं था। मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए कोई दिन बोरिंग नहीं था। मैं नहीं कह सकता कि यार आज मजा नहीं आया। अच्छा। हाँ नहीं, रोज ही हम कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ शुगल चल रहा है, किसी की बर्थडे चल रही है, केक कट रहा है, अफ्तार में कुछ स्पेशल कुछ आ गया है, कभी आहद की तरफ से कोई चीज़ आ गई, कभी किसी ने कुछ मंगवा लिया है, कभी सारा ने कुछ चीज़ें ऐड कर दी खाने में। सो वो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है सेट पे। सो एक बड़ा अच्छा सा एटमोसफियर क्रिएट हुआ था। आई थिंक वो एक बड़ा पॉजिटिव और एक जब एक एटमोसफियर क्रिएट हुआ हो तो बड़ा मजा आता है। सो इसलिए मैं आई वाज नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट। अच्छा। कि कैसा आता है या समझ के कैरेक्टर को पसंद करते कि नहीं करते, मेरे लिए एक्चुअली वैसे भी एंड रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता बिकॉज मैं इमोट करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ रादर देन द एंड रिजल्ट। अच्छा। सो मेरे लिए दिस बिजनेस इज नॉट बिजनेस, नॉट टोटली बिजनेस। यानी कि मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे ये करना है इससे मेरा ग्राफ बढ़ जाएगा, ये करना है इससे मेरा ग्राफ बढ़ जाएगा। मेरे लिए इट्स मोर अबाउट इमोटिंग एंड मोर अबाउट कि अच्छा ये कैरेक्टर मजे का है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं एंड रिजल्ट पे मैं नहीं था। शूटिंग पे मजा आया, शूटिंग पे आई हैड फन। सो इसलिए द एंड रिजल्ट वाज रियली मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। अभी जिस पॉइंट पे हम हैं एंड बाय द टाइम इंटरव्यू आएगा ऑब्वियसली किसने आगे बढ़ गई होंगी, बट अब जिस पॉइंट पे हैं, सरमद और माहा की शादी हो रही है
आजकल हो गई ना तो, हाँ हो गई, मतलब आज के एपिसोड में आज के एपिसोड में शादी भी हो गई। हाँ, हाँ, मैंने आज की एपिसोड नहीं देखी हाँ, अभी, हाँ, मतलब टाइम कितने सी तरावियां पढ़ के मैं आ गया, मैंने देखी हाले तक, हाँ, बट आज की एपिसोड में शादी भी हो गई। हाँ, तो अब वन वुड से कि यार कि सरमद और माहा का जो आपस का जो हमें चीज अट्रैक्ट करी थी वो थी ये कि उनकी नटखट इनोसेंट प्यार मोहब्बत, शादी होगी नहीं होगी क्या, हूं तो शादी हो गई है तो मतलब खत्म। तो शादी के बाद भी रोमांस होता है। ये सरमद सुल्तान एक और चीज बताएगा कि शादी के बाद भी रोमांस होता है। जो कि बड़ा जरूरी है यार स्क्रीन पे दिखाना भाई, बिल्कुल जरूरी है। अक्सर ड्रामों में तो शादी के बाद या तो फिल्में होती हैं जबकि जी शादी तक खत्म हो गई, उसके बाद नहीं बताते क्या हुआ है, और हमारे ड्रामों में भी ड्रामा में मोस्टली शादी होती है उसके बाद बर्बादी होती है। सो नहीं, इसमें कुछ अच्छा ही देखेंगे आप। तो आगे भी ये कहानी सरमद और माहा की हमें मतलब शादी के बाद जो होता है वो सब हमें पता चलेगा, मतलब है कि अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स दोनों कपल से जो आ रही हैं दोनों से वो आती रहेंगी हमें। आपने अभी बात की बड़ी इंटरेस्टिंग कि एंड रिजल्ट आपको मैटर नहीं करता व्हेन यू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट। ऐसी 3-4 क्या पैरामीटर्स हैं जो आप एक स्क्रिप्ट में देखते हैं और फिर आप हाँ करते हैं कि यार ये 3-4 चीजें हैं तो कर लेता हूँ? देखिए, एक तो कैरेक्टर ऑफ कोर्स, मेरे पास क्या कैरेक्टर है, ओवरऑल स्क्रिप्ट कैसी है, उसमें डायलॉग्स कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कास्ट मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव यस, कास्ट मैटर करती है क्योंकि मैं जाती तौर पे पूछ रहा हूँ आपको कि नहीं, क्योंकि आपको तो बिजनेस मैटर नहीं करता ना, तो मेरे लिए हाँ एग्जैक्टली। सो मेरे लिए नहीं, मेरे सामने आर्टिस्ट कौन है ठीक है, वो अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो ठीक है, मुझे नहीं, मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि कितना हिट है, कितना सुपर हिट है, ये ए कैटेगरी एक्टर है या ये बी कैटेगरी एक्टर, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे सामने आर्टिस्ट अगर अच्छा है और मुझे लगता है कि इसके साथ बैठ के मैं हम अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं तो फिर ठीक है। बट डायरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टर ही है जिसका विजन होता है और वही है जो कि प्रोडक्शन से भी वो चीज़ निकाल सकता है। कैप्टन वही है। सो डायरेक्टर हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो और कैरेक्टर अच्छा हो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। आपको स्क्रीन टाइम से मैंने देखा इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना, इस बात से फर्क पड़ता है कि पूरे नैरेटिव में आपका कैरेक्टर कहाँ पोजीशन हुआ है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, कश्फ की जो आखिरी 2-3 प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें जो हमने देखे और रिव्यू के, कश्फ में जो आपका किरदार था देखा जाए तो एक तरह से हीरा का वो प्रोजेक्ट था, बट अगेन विद योर परफॉर्मेंस और जो आपने जो इनपुट दी उसमें आपने कहीं पे भी उस कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर को ओवरशैडो नहीं करने दिया, राइट? देन अगर हम खुदा और मोहब्बत में बात करें तो देखा जाए तो ये तो फरहाद और उसकी माही की कहानी है ऑन पेपर, बट अगेन विद योर परफॉर्मेंस आपने उसमें इनपुट ऐसी डाली कि वो ऐसा किरदार आपका बन गया कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। विद हम टुम वन कैन ऑन पेपर से एंड अज्यूम के यार और ये तो आहद और रमशा के कैरेक्टर्स का प्रोजेक्ट है, मैं क्यों करूं, बट आप कॉन्स्टेंटली ये किरदार पिक कर रहे हैं और फिर 100% दे भी रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं और एंड रिजल्ट भी घर पे लेके जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? यार आई थिंक मैं तो सिर्फ मेरे लिए होता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट किस चीज़ में कुछ नया लेके आ सकता हूँ। वो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि चलो वो तो हम एक रूटीन में हम चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे यू गेट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। कश्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पे जो कि ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी भी नहीं की थी। मुझे पता था कि मैं उसके अंदर क्या वैल्यू लेके आ सकता हूँ, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर का जो था वो ट्रस्ट था कि हाँ इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो कि हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं कुछ। सो एक डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस मिलता है, देन यू क्रिएट समथिंग न्यू, एंड उसमें वी डिड क्रिएट समथिंग न्यू। खुदा और मोहब्बत भी सेम था। खुदा और मोहब्बत में भी जो वजाहतें हैं, जब प्रोजेक्ट मुझे किया तो हमने यही डिस्कस किया कि हम इसमें क्या चीज़ लेके आ सकते हैं, एंड आई एम ग्लैड कि वजाहत का विजन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, इज़ ऑल्सो वेरी विजनरी डायरेक्टर। सो वजाहत ने जो सिकंदर में के साथ जो बनाया वही सामने नजर आया स्क्रीन पे। सो आई थिंक वो एक मेरी भी इंस्टिंक्ट होती है किसी प्रोजेक्ट में किसी कैरेक्टर में, ऑफ कोर्स डायरेक्टर का ट्रस्ट भी होता है। तो माशाल्लाह आपकी इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है फिर, क्योंकि ऑन पेपर अगर मैं ये देखता किरदार इनमें से, मैं कहता यार मैं क्यों करूं, why should I do these characters, but then you take these characters and you make them big, which is quite an accomplishment. अब मैं अपनी तारीफ होती नहीं कर सकता। नहीं, I'm just saying that mashallah, I'm just making a comment that this goes on to show that you're very loyal to your work and you're giving your 100%. Obviously आप इसलिए काम नहीं कर रहे just for the sake of doing, और आप जो काम जो characters take on कर रहे हैं
उसमें फिर 100% दे भी रहे हैं, इसीलिए तो फिर एंड रिजल्ट ये नजर आ रहा है ना। Well, I guess I'm fortunate कि मुझे लोग भी ऐसे मिले, डायरेक्टर्स भी ऐसे मिले, एंड ऑफ कोर्स इंट्यूशन भी एक हद तक कह सकते हैं, ऑफ कोर्स बीइंग इन द फील्ड फॉर व्हाइल, सो एक इंट्यूशन भी आर्टिस्ट की होती है। अक्सर ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि कुछ कैरेक्टर्स को खुद क्रिएट करते हैं। सो if I am lucky enough to be in that category, then I think I'm grateful. So you've never thought of this as taking a risk कि यार कि मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि सेंट्रल उस तरह से नहीं है, लाइक अपने कंधों पे ड्रामा नहीं चला रहा। कंधों पे चलाने में ड्रामे कर ही रहे होते हैं हम, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, जो मैं कर ही रहा होता हूँ, बट कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि शायद इतने फोर फ्रंट पे नहीं होते, लेकिन उनमें मीट होता है, कुछ डिफरेंट होता है, या ऐसा भी होता है कई बार कि ये ऐसी चीज मैंने नहीं की, तो मुझे ये चीज करनी चाहिए, और इसके अंदर आई नो, या मैं डायरेक्टर के साथ मिलके इसमें से कुछ चीज क्रिएट कर सकता हूँ। सो वो आई थिंक वही बात है, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड योर इंट्यूशन एंड योर लक, एंड ऑफ कोर्स द राइट टीम। You've been working with different channels and different production houses, and mashallah बड़ा आपका as an actor एक experience आपने gain किया है। How do you see the male characters that are being written for our dramas? आपकी क्या observation है? देखें, ना सिर्फ मेल फीमेल भी, बड़े लिमिटेशन है कैरेक्टर्स में। उसमें अगर आप कह सकते हैं कि वो टारगेट ऑडियंस पे डिपेंडेंट है। आई थिंक टेलीविजन क्योंकि हार्डकोर बड़ा एक हाउसवाइफ मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि सब हैं, लेकिन मेजॉरिटी, आई थिंक जो कंटेंट है वो मेजॉरिटी ऑडियंस से के हिसाब से बनता है, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनता है। आपको लगता नहीं है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कि ये मिथ जो है वो डिसअप्रूव हो गई है विद यूट्यूब, एवरीबडी इज वाचिंग नाउ, वुडंट यू एग्री? हाँ, बट एक था कि टेलीविजन, क्योंकि आप खाली टेलीविजन की हद तक अगर देख रहे हैं तो शायद ये ठीक होता कि 8-9 बजे 7 बजे खवातीन, वो इसलिए क्योंकि अभी भी रेटिंग्स जो है वो टेलीविजन ही डिफाइन करता है, यूट्यूब नहीं डिफाइन करता, मैटर नहीं करता। हाँ, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेस मॉडल है, वो टेलीविजन रेटिंग के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, चाहे वो कमर्शियल्स हैं, चाहे वो बनाते हैं, वो रेटिंग के हिसाब से बनाते हैं, वो रेटिंग के मीटर कहाँ लगे हुए हैं, वो किधर लगे हुए हैं, सो वो डिफाइन करता है कि कंटेंट, टेलीविजन का कंटेंट कैसे बन रहा है। वो कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होता है, वो एक सेकेंडरी चीज है, यूट्यूब इज नॉट द फोकस। जो वो कंटेंट, जो ये कंटेंट बन रहा है टेलीविजन वाला कंटेंट, वो एक एक्स्ट्रा इनकम है फॉर द प्रोड्यूसर्स। बट इट शुड बी अ गेज आल्सो ना, कि कंटेंट क्या है, क्या कनेक्ट कर रहा है, क्या कनेक्ट नहीं कर रहा। मतलब सोशल मीडिया का दौर है अब तो, 2 सेकंड में इंस्टाग्राम पे, सोशल, इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पता लग जाता है कि एक एक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, एक कैरेक्टर का कितना रिलेटेबिलिटी है, नहीं है, कनेक्ट है या नहीं है। सो इस तरह के दौर में अगर हम वही स्टक के, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो जो मेल जो कैरेक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स हैं, उनको एज प्रॉप इस्तेमाल किया जाता है। वही बात है ना, क्योंकि खवातीन आर द मेजरली टारगेट ऑडियंस, तो खवातीन की आंख से ही बनेगी कहानी, वो उनकी आंख से बनती है। फिल्म में क्योंकि मेजॉरिटी जमाने से, अब तो चेंज हो गया, अब क्योंकि मल्टीप्लेक्स आ गया तो अब बड़ी मिक्स ऑडियंस हो गई। एक जमाने में बड़े मर्द की आंख से बनता था, तभी भी आइटम नंबर होते थे, तभी भी बड़ा वो ऐसे खड़ा हुआ है, मेल फैंटेसी थी ना, क्योंकि मेल देखने जाते थे सिनेमा, सो उनके हिसाब से बनता था फिल्म का कंटेंट। टेलीविजन का कंटेंट बिल्कुल ऑपोजिट, बिकॉज मेजरली वुमेन, सो उनके हिसाब से बनता है। सो इसलिए वो बड़े कैरेक्टर्स बड़े उस हिसाब से लिखे जाते हैं, बड़े घरेलू रिलेटेड, हाउसवाइफ से रिलेटेड, जो हमारी मेजॉरिटी हाउसवाइफ परसीव करती हैं या फैंटेसाइज करती हैं किसी कैरेक्टर को। जिस तरह हमारी जो एक अर्बन क्लास है, वो अगर सूटेड बूटेड होके जाती है तो उनके लिए तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेसिव खातून है, ये प्रोग्रेसिव है, ये नौकरी करती है। लेकिन मासेस के लिए प्रॉब्ली वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो प्रॉब्ली उसमें नेगेटिविटी में चली जाती है कि आउटस्पोकन है, ये बोल्ड है। सो वो उस तरह कैरेक्टर्स टेलीविजन में थोड़े नेगेटिव लाइट में लिखे जाते हैं, बिल्कुल, बाय बिकॉज जो आपकी जो ऑडियंस है, स्पेसिफिकली टेलीविजन ऑडियंस, वो एक सर्टेन सेगमेंट को दिमाग में रख के उसके हिसाब से बनते हैं। सो प्रोड्यूसर्स भी उस कैटेगरी को रखते ही बनाते हैं, तो उसमें कैरेक्टर्स की ऑफ कोर्स लिमिटेशन है, मर्दों में भी है, औरतों में भी है। आप हमारी एक्ट्रेसेस से पूछ लें कि वो इस तरह के मजलूम किस्म के कैरेक्टर्स करने की शौकीन होंगी, नहीं होंगी। दे वुड आल्सो वांट कि यार हम कोई एक्शन करें, हम कोई थ्रिल करें, हम कोई कॉमेडी करें, जो कि उनको मार्जिन नहीं मिलता ऑन स्मॉल स्क्रीन। तो एज अ मेल
actor who's immensely creative artist as well. Do you not feel trapped at times कि यार कि जो जिस तरह के किरदार आप करना चाहते हैं या आपके दिमाग में हैं वो मिल ही नहीं रहे, वो लिखे ही नहीं जा रहे? बिल्कुल, उसी में से फिर आपको चूज करना पड़ता है कि हाँ इसमें से आप कहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तभी आप वाली बात है कि हमें कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर का मार्जिन मिलता है कहीं पे, तो फिर आप वो करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये जो है थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, ये शायद इतना फ्रंट पे नहीं है, बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, सो आई कैन स्टेप इन, बिकॉज और ऑप्शन क्या है आपके पास टू एक्सप्लोर इन दिस मीडियम। बट ऑफ कोर्स अब कर रहे हैं। मेरे पास चलो म्यूजिक का मीडियम है, मैं म्यूजिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं म्यूजिकली अब म्यूजिक वीडियोस में फ़र्क तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता हूँ। टेलीविज़न एक और मीडियम है, अब डिजिटल का मीडियम आ गया, अब यूट्यूब स्पेसिफिक चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि प्रॉब्ली उस जो हमारी मासेस वाली ऑडियंस है वो शायद उससे उतना रिलेट ना कर सके, बट वो एक आपकी यंगर और अर्बन ऑडियंस शायद उससे रिलेट कर सके, इंटरनेशनल ऑडियंस रिलेट कर सके। सो अब कंटेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से बनना शुरू हो गया। As far as newer projects or future projects are concerned, you think Hum Tum has changed something in that regard for you? वैसे तो आप कह रहे हैं ना कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं फर्क, मुझे तो लगता है कि क्योंकि इसकी रमजान ड्रामे की ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, तो शायद पर्सनली भी आपकी फैन बेस में इजाफा हुआ होगा, नहीं? मे बी, ऑफ कोर्स फॉलोअर बढ़ते हैं सर, पता लग जाता है एंगेजमेंट बढ़ जाती है हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप उस बात से कह रहे हैं कि कॉमेडी टेलीविजन में करके मुझे शायद कॉमिक रोल्स मिलना शुरू हो जाएं, तो वो तो रमजान में ही आएंगे ना। टेलीविजन में रमजान के एक वर्सेटिलिटी भी तो नजर आई है ना कि एक्टर की, यार कि चलो सीरियस भी कर रहा है, कॉमेडी भी कर रहा है, तो इसको हम इवल कैरेक्टर या कोई मतलब इवल तो मैं कर चुके हैं आप, इवल कर चुके हैं, बट व्हाट आई मीन कि कोई भी यार थोड़ा सा अलग तरह का नोयत का देख के ट्राई करके देखते हैं। मे बी एज एन आर्टिस्ट जो है वो हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो देख सके कि इसकी रेंज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, या इस रेंज से ये आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी है। बिल्कुल यू राइट, उसका रिजल्ट प्रॉब्ली शायद आए, होपफुली। बट मूविंग फॉरवर्ड, ज़हन अभी कोई पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स और आने वाले ड्रामे जो आप डिस्क्लोज करना चाहें, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें? अभी तो नहीं, अभी टू सून, अभी तो मेरे 2 महीने बाद शूट शुरू होगा तो तभी। अच्छा, बट अभी तक एज सच हम तुम के बाद आपने कुछ साइन नहीं किया? इट्स टू सून आल्सो ना, अभी तो साइन हुआ है, लेकिन आई थिंक वो चीज को एक प्रॉपर्ली शेप आने में भी टाइम लगेगा, अभी टू सून। शूट की कोई हफ्ता पहले मैं बता सकता हूँ कि अच्छा कास्ट जो है ये कास्ट है और ये कैरेक्टर का तो मुझे पता है, बट लेकिन ये कि जो प्रॉपर शेप है वो आई थिंक वो करीब ही निकलेगी इसके आसपास। ये जो माशाल्लाह हर रोज एपिसोड हम तुम की ट्रेंड कर रही होती है, और फिर ना सिर्फ उस रोज वाली कर रही होती है, पिछली 2 किस्तें भी ट्रेंड कर रही होती हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? देखिए उसके पीछे तो ऑफ कोर्स पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो आप राइटर से देख लें, प्रोडक्शन से देख लें, डायरेक्टर, कास्ट, सबका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना और काम करना, पहले तो ये बात है। वो तो बनाने की हद तक है ना सर, देखने वाले को आपको क्या लगता है कि क्या चीज फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव तो मुझे लगता है हम तुम इज अ वेरी लाइट हार्टेड प्ले। आप ओवर द टॉप भी नहीं है, बिल्कुल बोरिंग भी नहीं है, एक अच्छा सा एक लाइट हार्टेड सा प्ले है जिसमें छोटी छोटी क्यूट सी हरकतें भी हो रही हैं, रिलेटेबल कैरेक्टर्स भी हैं। जिस तरह पुराने ज़माने में प्लेस बनते होते थे तो पूरी फैमिली के हिसाब से बनते होते थे, छोटे बच्चे से लेकर दादा दादी भी देखा करते थे। तो ये उस टाइप का प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चे से लेकर बड़ा भी बैठ के देख रहा है, हर कैटेगरी ऑडियंस एंगेज हो रही है, बच्चे भी एंगेज हो रहे हैं, बड़े भी एंगेज हो रहे हैं, यूथ भी एंगेज हो रही है। सो एक स्मार्ट एफर्ट भी आई थिंक ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने कंटेंट सिलेक्शन उनकी अच्छी थी, राइटर कि उसने कंटेंट में कैरेक्टर्स जो डिराइव किए वो बड़े अच्छे थे, एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर फॉर एग्जीक्यूटिंग इट इन अ वे दैट कैन ऑडियंस इसको एंजॉय करे। सो एक बड़ा आई थिंक मिला जुला एफर्ट है, बट एज फार एज अगर ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड प्ले। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अर्बन, रूरल, किड्स, एल्डर्स, हर इस कंटेंट से रिलेट कर सकता है, इसको एंजॉय कर सकता है। एडिशनली आई थिंक जुनैद इसकी एक हम तुम की एक और अच्छी बात ये भी है कि द मैसेजिंग इज वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग। हम क्योंकि हम तो खैर ड्रामे देख के और इतने ड्रामे हम देखते हैं और लोग भी देखते हैं,
उसमें हम जो मैसेजिंग जा रही होती है वो हाँ। क्या है, मार पिटाई, डोमेस्टिक बिल्कुल। अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें इतना फंसे रहते हैं. हाँ। एंड अगेन गोइंग बैक हम्म, टू व्हाट यू वर सेइंग, जो हाँ। एक प्रोड्यूसर्स का आर्गुमेंट होता है, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच. हाँ। बट हियर यू आर शोइंग द गर्ल्स टू बी, यू नो, टू बी आउट देयर. वो पढ़ाई कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं, और लड़के सुघड़ हैं. हाँ। रेटिंग भी आ रही है, व्यूज भी आ रहे हैं. अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ा एक सम रीजन एक बड़ा अच्छा सा एक फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहाँ पे द प्रोड्यूसर कैन एक्चुअली सेल सच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छे तरीके से एड्रेस हो रही हैं और लोग उसको देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं. सो एवरीबडी इज हैप्पी, द प्रोड्यूसर इज हैप्पी कि यार, द राइटर इज हैप्पी कि यार ये कैरेक्टर जो कि शायद मैं रेगुलर लाइफ में नहीं लिख सकती, जो चैनल कहेगा भाई ये क्यों लिख दिया, तो रेटिंग वाला कैरेक्टर नहीं है, ये आपने क्या लिख दिया, कि यहाँ पे डिमांड है उस कैरेक्टर की, इन कैरेक्टर्स की. बट आपको क्या लगता है कि ऐसा कैरेक्टर सिर्फ रमजान में ही चल सकता है? अगर वैसे लिखा होता, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन, मुझे पता चला कि हम तुम एक्चुअली अदर एक ड्रामा, मतलब नॉन रमजान ड्रामा था, बाद में डिसाइड किया गया कि इसको रमजान ड्रामा बनाना है. आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन? मुझे जो उड़ती उड़ती की बात थी कि प्रोबब्ली दिस हम तुम वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर द रमजान सीरियल, लेकिन ये बाद में डिसाइड किया कि हाँ इस स्क्रिप्ट में दम है तो अच्छा, इसको इस पे काम करते हैं. Probably this was not the first choice, but okay, I was under the impression that maybe it was a non-Ramzan. maybe शायद ये बात हो कि इसको रमजान की कैटेगरी में करते हैं, और रमजान की कैटेगरी में किया तो ऑफ कोर्स फिर उसको थोड़ा सा कॉमिकली ज्यादा एनहांस किया गया इसको. अगर ये इसको नॉर्मल के हम करते हैं तो प्रॉब्ली शायद ये उतना कॉमिक ना होता. बट आपकी असेसमेंट में कनेक्ट करता ऑडियंस के साथ? तब भी कनेक्ट करता, बट ऑफ कोर्स ये मैसेज लाइट हार्टेड तरीके से किए गए हैं तो शायद ज्यादा कनेक्ट किया ऑडियंस ने. अगर इसको प्रॉब्लम बड़े सीरियस टोन में करते तो शायद कुछ बातें अनहर्ड हो जाती, लेकिन क्योंकि इसको हम बड़े लाइट मोड में किया गया बहुत सी चीज़ों को, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी बड़े अच्छे तरीके से किया. That's the thing, na, we often say that messaging should be done in a light-hearted and entertaining way. हाँ. जरूरी नहीं है कि in your face messaging हो. You can हाँ. make it fun and you can make it, you know, even if it's a sensitive topic, हाँ. it can be done in an entertaining way. And हाँ. entertaining का हम हमेशा ये मकसद ले लेते हैं कि entertaining का मतलब फन या कॉमेडी ही है. एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि जो देख रहा है उसको आपने हुक करके रखा हुआ है, एंगेज करके रखा हुआ है, वो किसी भी आपने टूल से या जरिए से करके रखा है, बीट स्टोरी टेलिंग, बीट कैरेक्टर्स. सो दैट वे आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. एंड आपको बड़ी मुबारक हो जो हम तुमने अचीव किया है, जो सरमद ने दिल जीते हैं लोगों के और अचीव किया. आई थिंक वी गॉट दैट परफेक्ट हीरो ऑन आवर स्क्रीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इधर उधर हम देखते रहते हैं छोटी छोटी झलकियां, बट एक कंप्लीट पैकेज जो कि खाना भी बना रहा है, जो कि प्यार भी बहुत कर रहा है, और वो जो एक और टैबू है कि तलाक याफ्ता लड़की के साथ वो कर रहा है और उसको लेके आ रहा है. तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जिसको ब्रेक किया है हम. बिल्कुल, उसका तो क्रेडिट जाता है द कंटेंट डिपार्टमेंट एंड द राइटर, क्योंकि राइटर ने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं बहुत हिडन मैसेज नहीं, वो तो सामने है, ऑब्वियसली बताए गए हैं बहुत से मैसेजेस. आपने काफ़ी बताए, मेरे तो दिमाग में इस वक्त आ नहीं रहे क्योंकि इतने सारे, हर एपिसोड में एक एक मैसेज आ रहा है, छोटा छोटा मैसेज है, जो कि राइटर का कमाल है. द राइटर एंड द कंटेंट टीम इज स्टैंडिंग ओवेशन फॉर देम फॉर सिलेक्टिंग दिस फॉर रमजान स्पेसिफिकली, क्योंकि रमजान में इसको लाइट हार्टेड करने में जो बताया गया है, तो लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को. लोगों ने ज़्यादा इंकरेज किया है एक एक मैसेज को कि हाँ यार ये तो अच्छी बात है. तो सर एक आध मैसेज आप भी, जो चाहने वाले देख रहे हैं हम तुम इतने जोरों शौक से, उनके लिए कोई मैसेज आप भी एक मैसेज में ये देना चाहूँगा कि देखें, सरमद जो है ना वो काफ़ी घरों में हैं जो बॉयज़ जो छुपे हुए हैं, जो कि बता नहीं सकते हैं कि वो सरमद हैं. यानी कि वो बहुत अच्छा घर में कुकिंग भी करते हैं, अपनी मिसेस का ख्याल भी रखते हैं, रोमांटिक भी हैं. उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो आए बाहर कि हाँ जी हम हैं ऐसे, देयर इज नो शेम. और जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो कहते कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसी ऐसी ताड़ी ऐसी तैसी ऐसे नहीं झुक दे किसी और दे आगे, नहीं ऐसी बात नहीं यार. आप आजकल क्या है, ज़माने की बात नहीं, वैसे ही इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप. सो इन एनी रिलेशनशिप अ मैन वुमन आर unequal in different departments, but as a whole they're quite equal. और एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के पैम्पर करना, खुश करना, कभी कभार नाश्ता बना के खिला देना, ये छोटी छोटी जेस्चर्स हैं जो कि शौहरों को करने चाहिए. सो शर्माए नहीं और अपने अंदर के सरमद को बाहर निकालें, आपको फ़ायदा ही होगा. मुझे आपका मैसेज बड़ा पसंद आया. ये वैसे बड़ा अच्छा मैसेज है कि कई बहुत सारे घरों में
सरमद है, हाँ। बस सिर्फ वो एक उसकी आड़ में छुपा हुआ है कि जी ओए मैं नहीं वो मैं। दोस्त भी किट लगाते हैं ना एक तो तो दोस्तों को भी चाहिए कि हौला हाथ रखें यार, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई घरेलू काम में हाथ बटा रहा है हाँ, तो इनकरेज करना चाहिए। हाँ। आई थिंक अगेन वेल डन टू द राइटर हियर एज वेल, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट बिल्कुल मैसेज बिल्कुल, हाँ कि यार कि अगर इस तरह के किरदार हैं हाँ। हमारे सोसाइटी में हम्म, तो उनको लेके आए यार सामने। हाँ। जरूरी है, मैं अक्सर हाँ। कहता हूँ, वो कहते हैं जी ये थप्पड़ मारा है तो ये होता है भी तो है असल जिंदगी में। हाँ, सारी थप्पड़ों को ही दिखाना है आपने। कोई सरमत भी दिखा दिया करें कभी बिल्कुल, तो। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन जुनैद, बहुत मुबारक हो आपको सरमत के लिए। एंड हमेशा आप जो भी काम करते हैं बड़ा जबरदस्त करते हैं, हम आपके काम को रिव्यू करते हैं थैंक यू। इन मोस्ट केसेस, बल्कि चलें इन ऑल केसेस आपकी हम तारीफ ही करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे गप करके। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आल्सो विद द फैक्ट कि जो आप काम टेक ऑन कर रहे हैं देयर इज अ क्लियर थॉट बिहाइंड इट। सो वो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, स्पेशली वो जो राज के आपने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं जिनके बारे में अभी नहीं बताया। बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप हम ये इंटरव्यू खत्म करें और मैं आपसे गाना ना गवाऊं। हाय हाय। तो उनको जिनको नहीं पता कि कॉल सब भुला के, मेरी ख्वाहिश में मैं आज, मुझे हाँ। सुबह से था ना कि मैंने आज जुनैद का इंटरव्यू करना है, तो सुबह से मेरे दिमाग में सब भुला के बज रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा। सब भुला के फिर भी चला मैं, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। सर थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।